हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हवेली के पीछे की तरफ पेड़ों के झुरमुट में बने एक छोटे से घर में वो एक कमरे में दुल्हन की तरह सजी सजाई बैठी थी। फर्क बस इतना था कि उसकी मांग में ना सिंदूर था, न पाँव की उंगलियों में बिछिए। 17 बरस की नैना जमींदार द्वारा खरीद कर लाई गई थी, जिसे उसके अपने ही चाचा ने बेच डाला था। वो चाचा जिसे उसका बापू मरते समय अपनी बेटी सौंप गया था कि वो उसे अपनी बेटी की तरह संभाले, पर आज उसी के कारण वो यहाँ थी। कमरे में लालटेन की रोशनी में भी उसकी सुंदरता साफ साफ नजर आ रही थी। इसी सुंदरता पर मोहित होकर जमींदार ने उसे मनचाहे दामों में खरीद लिया था। वो चाचा चाची के पांव पकड़कर रोई, तड़पी, पर किसी पर उसके रोने गिड़गिड़ाने का असर ना हुआ और सुबह तड़के ही उसे यहाँ ले आया गया। वो सबके हाथ जोड़ती रही और उसे उठाकर लाने वाले हंसते रहे। फिर जमींदार राजवीर की 2 दासियां आई और उसे अच्छे से नहलाकर उसे कपड़े बदलवाए और उसे खाने को दिया। जब उसने मना किया तो उसे जबरदस्ती खिलाया गया। ये लड़की चुपचाप खा ले, ज्यादा नखरे मत कर। तेरी जगह कोई और होती तो अपनी किस्मत पर खुश होती और तू रोए जा रही है। अगर तेरी सूरत पर रोने के दाग नजर आए तो खाल खींच देंगे हमारे सरकार। अरे हमारे बाल बच्चों पर तरस खा, क्यों सबकी जान लेने पे तुली है। किसी को नहीं बख्शा जाएगा, तेरा पूरा गांव उजड़ जाएगा। उन्हें तो बस एक लड़का पैदा करना है तुझसे, क्योंकि बीवी जी को बच्चे होते ही मर जाते हैं, इसलिए तुझे लाए हैं। अच्छे से रहेगी तो जीवन संवर जाएगा। इतना मिलेगा कि बैठकर खाएगी पूरा जीवन। अब अक्ल से काम ले और कुछ खा के सो जा थोड़ी देर। आज शाम को सरकार आएंगे तेरे पास। अगर खुश ना हुए तो अंजाम खराब है सबके लिए। गोली किस पे चलेगी पता नहीं। अगर तुम्हारी बेटी होती तो भाग खुल जाते मेरे, पर उस मरी की सूरत सरकार को पसंद नहीं आएगी। नैना ठगी सी बैठे थी। देख कोई और रास्ता है नहीं इसके सिवा, चाहे रोकर चाहे हंसकर। अब यही तेरे नसीब का लिखा है, सहना ही है हूँ। उसने हाँ में सर हिलाया। शुक्र है इसे अक्ल तो आई। दूसरी दासी जो अब तक चुप खड़ी थी वो बोल उठी, अब खा ले, ए ले। उसने थाली उसके सामने रखी। वो चुपचाप खाने लगी। वो समझ गई थी कि अब यही उसकी किस्मत है और इस समय वो सजी धजी जमींदार राजवीर का इंतजार कर रही थी। तभी राजवीर ने कमरे में प्रवेश किया। वो सहम कर अपने आप में ही सिमट गई। राजवीर के पीछे पीछे ही उनका कारिंदा सुमेर हाथ में शराब की बोतल और ग्लास ले आया और दासी चंदा एक थाल में भुना हुआ मुर्गा, काजू बादाम ले आई। बिस्तर के पास पड़ी मेज पर सब रख दिया गया। सुमेर ने शराब ग्लास में डाली और बड़े आदर के साथ राजवीर को ग्लास थमा दिया। चंदा, जी सरकार। नैना के लिए शरबत और कुछ फल भी ले आओ। जी सरकार। वो लगभग भागती हुई सी गई और थोड़ी सी देर में लौट आई। शरबत और फल भी मेज पर रख दिए। अब तुम दोनों बाहर जाओ। सुमेर, तुम कमरे के बाहर रहो। चंदा, तुम भी। जी सरकार। दोनों हाथ जोड़कर बाहर निकल गए और कमरे का दरवाजा बंद हो गया। राजवीर कुर्सी से उठे और ग्लास लेकर खिड़की के पास जा खड़े हुए। नैना, यहाँ आओ, उन्होंने बिना मुड़े ही कहा। वो कांपती हुई सी उठी और धीरे धीरे हिम्मत कर खिड़की तक आ गई। वो चांद देख रही हो, वो करोड़ों अरबों मील दूर है, फिर भी बहुत पास नजर आता है ना? इतनी दूर होकर भी इसकी चांदनी कितनी ठंडक देती है। नैना चुपचाप सुनती रही। वो थी तो 17 वर्ष की, पर समझदार थी। उसका बापू और चाचा भी शराब पिया करते थे, इसलिए वो शराब और उसके प्रभाव से अनजान नहीं थी। वो मुड़कर मेज तक गई और काजू की प्लेट उठाकर राजवीर तक आ गई, पर भीतर ही भीतर उसमें घबराहट थी, जिसे वो दबाने का भरसक प्रयत्न कर रही थी। ये ले लीजिए, उसने धीरे से कहा। राजवीर ने मुड़कर देखा। उसने 2-3 काजू उठा लिए। नैना भी खिड़की पर खड़ी चांद को देखती रही। नैना जी, देखो हम बुरे इंसान नहीं हैं। हम तुम्हें ना भी लाते तो तुम्हारा चाचा तुम्हें बेचने ही वाला था। यहाँ ठीक से रहोगी, ये हम वादा करते हैं। हमारे कोई औलाद नहीं है, हम बस तुमसे वही चाहते हैं। तुम इसके बदले जो चाहोगी हम तुम्हें देंगे। हमारी पत्नी से हमें 5 बच्चे हुए, पर कोई भी जीवित नहीं बचा। अब तो बहुत बीमार रहती है। हम जो भी कर रहे हैं उनकी सहमति से ही कर रहे हैं। नैना अब धीरे धीरे सहज होने लगी थी। उसका डर भी कम होने लगा था। जब यूं ही जीना है तो फिर अच्छे से जिएगी। आप बैठ जाइए, कब तक खड़े रहेंगे? हाँ आओ बैठते हैं। दोनों बैठ गए। तुम भी कुछ खा लो।
जी, उसने फल का एक टुकड़ा उठाया। हम दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं, पर तुम्हारे पास चंदा और सन्नो दोनों हर समय होंगी। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो इन्हें बता सकती हो। दूसरे दिन सुबह जब नैना की आंख खुली तो राजवीर जाने की तैयारी कर रहे थे। उसने उठने की कोशिश की पर उठ नहीं सकी। चंदा, राजवीर ने आवाज दी। जी सरकार। चंदा दरवाजा खोलकर अंदर आती हुई बोली, नैना को मदद की आवश्यकता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तुम आराम करने जाओ तो सन्नो को यहाँ होना आवश्यक है। खाने पीने का खास ध्यान रखो, जो भी चाहिए तत्काल पेश करो, और आज से जो ये कहे तुम दोनों वही करोगी। जी सरकार, हम अभी चलते हैं। जी सरकार। नैना नहीं, बीबी जी कहकर बात करो और सभी को समझा दो अच्छे से। जी सरकार। बीबी जी को कोई कष्ट नहीं होगा। ठीक है। राजवीर के बाहर जाते ही चंदा ने सन्नो से कहकर गर्म पानी मंगवाया और नैना के शरीर पर गर्म पानी से सिकाई की। फिर उसे गर्म दूध पीने को दिया। फिर उसने नैना की पैरों की गर्म तेल से मालिश की और गर्म पानी से ही नहला दिया। सन्नो, जी बीबी जी, मुझे भूख लगी है। जी नाश्ता तैयार है, अभी लगवाती हूँ। थोड़ी ही देर में नाश्ता लग गया तो नैना ने पेट भर कर नाश्ता किया। नाश्ता करते ही उसे नींद आने लगी तो वो बिस्तर पर लेट गई। सन्नो धीरे धीरे उसके पांव दबाने लगी। वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। बीबी जी हूँ, उठिए, भोजन का समय हो गया है, कुछ खा लीजिए फिर आराम कर लीजिएगा। उसने उठकर मुंह हाथ धोया और खाना खाकर खिड़की पर खड़ी हुई। आज सुबह से ही बादल घिर आए थे, अब और घने हो गए थे। सन्नो, मैं बाहर घूमना चाहती हूँ, थोड़ा जरा सरकार से पूछवा दो। जी। सन्नो बाहर चली गई और थोड़ी देर में ही लौट आई। आप कहीं भी घूम सकती हैं बीबी जी। चलो फिर थोड़ा टहलते हैं बाहर, चलोगी मेरे साथ? जी बिल्कुल चलिए। बाहर हवा में उसे अच्छा लग रहा था। थोड़ी थोड़ी दूर राजवीर के कारिंदे नजर आ रहे थे। हवेली के पीछे की दीवार में बना दरवाजा भी साफ दिखाई दे रहा था। वो चुपचाप घूम रही थी, पर उसके दिल और दिमाग चुप नहीं थे। उसने जो सपने जवानी में कदम रखते हुए देखे थे वो ढह चुके थे। चारों तरफ हरियाली थी, पर उसकी सोच पर कालिमा छाती जा रही थी। सन्नो जी, यही कहीं बैठ सकती हूँ क्या मैं? जी, मैं आसन का इंतजाम करवाती हूँ। नहीं, मैं घास पर ही बैठूंगी। जी। नैना घास पर ही बैठ गई। दूर पहाड़ नजर आ रहे थे, जगह बहुत सुंदर थी। सन्नो, मेरे लिए काढ़ा बन सकता है क्या? अवश्य, तुलसी और लौंग वाला काढ़ा बनवा दो। सन्नो ने एक कारिंदे को पास आने का इशारा किया। बीबी जी के लिए काढ़ा बनवा लाओ, अभी लाया। कारिंदा तेज तेज चलता हुआ हवेली के पिछले दरवाजे से अंदर चला गया। थोड़ी देर में चंदा काढ़ा लिए चली आई। लो बीबी जी। नैना ने काढ़ा लिया और चुपचाप पीने लगी। बीबी जी, काढ़ा ठीक है क्या? हाँ, वैसे एक बात कहूँ, आप चाय नहीं पीती हो? चाय? वो क्या है? सरकार तो वही पीते हैं और रानी सरकार भी। कभी कभी हम लोग भी पी लेते हैं। मैंने कभी नहीं पी। शाम को पीना अच्छी लगती है। ठीक है। दिन ढलते ही राजवीर आ गए और सुबह लौट गए। दिन यूं ही बीतते रहे। नैना के लिए एक से बढ़कर एक जोड़े बनवाए गए। गहनों की भी गिनती ना थी। नैना भी अब न डरती न घबराती। रोज और राजवीर का मुस्कुराते हुए स्वागत करती। राजवीर भी खुश होते। उन्हें नैना के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। एक दिन राजवीर ने उससे कहा, नैना, तुमने आज तक कुछ नहीं मांगा हमसे, कुछ चाहिए तो बता दो हमें। आप दे नहीं सकेंगे? तुम कह के तो देखो, जो मैं कहूंगी वो कर सकेंगे आप, सिवाय विवाह के। हम अपनी पत्नी को वचन दे चुके हैं कि उनके होते हम किसी से विवाह नहीं करेंगे। अगर ये वचन ना किया होता तो हम तुमसे अवश्य विवाह करते। तुम हमें बहुत पसंद हो। मैं आपसे ये नहीं मानूंगी। मैं रानी सरकार को कभी दुख नहीं दे सकती और मैं इस लायक हूँ भी नहीं। ऐसा नहीं है नैना, हम कसम खाकर कहते हैं कि तुम अब हमारे दिल में रहती हो, पर हम मजबूर हैं। हम तुम्हारा साथ जीवन भर निभाएंगे। ये वचन आज हम तुमसे करते हैं। मेरे लिए तो यही बहुत है कि आपके चरणों में सदा रहूं। मैं जानती हूं कि आप अपने वचन के बहुत पक्के हैं। हाँ, हमारे खानदान का यही असूल है कि वचन को हर हाल में निभाते हैं। बहुत खुशकिस्मत हूं मैं। नैना मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा कहो, क्या मांग रही थी? हम हर हाल में पूरा करेंगे। वो उसके हाथ पकड़कर सहलाते हुए बोले, मेरे चाचा की जमीनें छीनकर उन्हें परिवार सहित गांव से निकाल दीजिए। क्या? जी, मैंने पहले ही कहा था कि आप नहीं कर सकेंगे। हम समझ रहे हैं नैना, उनके पास एक कौड़ी भी नहीं रहनी चाहिए। इससे तुम्हें चैन मिलेगा। हाँ ठीक है। राजवीर ने आवाज लगाई, सुमेर, अंदर आओ। जी सरकार। वो पर्दा हटाकर अंदर आ गया।
नैना के चाचा की जमीनें और घर अपने कब्जे में करो और उसके पास जो भी हो गहने पैसा वो भी, जो कपड़े वो सब पहने हो उन्हीं में उन सबको गांव से बाहर करो और आसपास के सभी गांव में संदेश भिजवाओ कि जो भी उनकी मदद करेगा उसका भी यही हाल होगा। जी सरकार, हो जाएगा। जमीनों और घर के कागज किसके नाम पर बनेंगे? नैना के नाम पर। और उस घर को तुड़वाकर एक सुंदर भवन बनवाओ और उन जमीनों के आसपास की जमीनें भी खरीद कर उन जमीनों में शामिल करो। नहीं नहीं, और किसी की जमीन नहीं लेनी है, जो है बस वही, किसी और को तंग ना करें। ठीक है, जैसा नैना कहे वही करो। जी सरकार, हो जाएगा। सुमेर लौट गया। जब वो जा रहे हों तब मैं स्वयं उन्हें देखना चाहती हूँ। ठीक है, हम पालकी का इंतजाम करते हैं, कल दोपहर को देख लेना। धन्यवाद। मैं समझ सकता हूँ नैना कि तुम पर क्या बीती है। यकीन मानो अगर हम तुम्हें यहाँ ना ले आते तो तुम्हारा चाचा तुम्हें बाजार में बिठाने की तैयारी कर चुका था और उसने जिससे सौदा किया था उसने स्वयं हमें बताया। मैं जानती हूँ कि आप सही कह रहे हैं और भी अगर कुछ चाहती हो तो बेहिचक कहो। वो घर बनने के बाद मैं वहीं रहना चाहती हूँ। मेरे बाबा का घर था वो। थोड़े ही दिन में भवन तैयार हो जाएगा। हम ज्यादा से ज्यादा कामगार लगाएंगे। धन्यवाद। आपको वहां आने में परेशानी तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यहाँ से ज्यादा अच्छा रहेगा। हम ज्यादा समय तुम्हारे साथ रहेंगे। जी। नैना ने राजवीर के सीने पर सर रखकर आंखें बंद कर ली। चाचा को पूरे परिवार सहित बेघर होकर पूरे गांव के सामने निकलते देख उसे अजीब से सुख की अनुभूति हुई। 1 माह बाद वो भवन में रहने आ गई। अब ये वैसा घर नहीं था जिसे उसने जाने से पहले देखा था। अब इसमें 5 बड़े कमरे, छत पर छज्जा और एक बड़ा सा कमरा था जो खास तौर पर उसके लिए बना था। भवन बनवाने में राजवीर ने दिल खोलकर खर्चा किया था। भवन का नाम नैना भवन रखा गया। नैना के कमरे और छज्जे से दूर दूर तक दिखाई देता था। राजवीर की हवेली को छोड़कर नैना भवन से ऊंचा कोई मकान ना था। जिस दिन नैना भवन में आई राजवीर उसके साथ ही थे। सरकार, कहो नैना, आज आप यहीं क्यों नहीं रुक जाते? ठीक है, हम संदेश भिजवा देते हैं हवेली। जी, मैं भोजन का इंतजाम देखती हूँ। नैना ने पहली बार राजवीर के लिए अपनी देखरेख में भोजन बनवाया। राजवीर नैना की पाक कला की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। 2 माह बीते बीते नैना ने राजवीर को बताया कि वो माँ बनने वाली है। राजवीर ने उसकी देखभाल और बढ़ा दी। नैना, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी का अंदाजा भी नहीं लगा सकती तुम। मन करता है आज सब कुछ तुम्हें दे दूं। बस एक चीज चाहिए मुझे। कहो, जो आप चाहेंगे वो मैं करूंगी, पर एक वादा कीजिए कि बच्चा रानी सरकार को देने के बाद मैं जो मांगूंगी मुझे देंगे आप। हम अपने पुरखों की सौगंध खाते हैं, हम अवश्य देंगे, बस विवाह नहीं कर सकते। वो मुझे मालूम है। हम ऐसा कुछ नहीं चाहेंगे जिसके कारण आपको अपना कोई भी वचन तोड़ना पड़े। अभी भी मांग सकती हो। नहीं, अभी नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। हम आज से ही वैद्य और दाई को यहाँ बुला रहे हैं। अभी उनकी आवश्यकता नहीं है सरकार, फिर भी हमें तसल्ली रहेगी। ठीक है। राजवीर उसे बाहों में भरकर आसमान में चांद को देखने लगे। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन नैना ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। राजवीर मारे खुशी के नाच उठे। उस दिन पहली बार रानी सरकार नैना भवन में आई। नैना और उनकी पहली मुलाकात थी। राजवीर और उनकी पत्नी नैना के कमरे में आए तो उसने उठकर बैठने की कोशिश की। लेटी रहो, हम जानते हैं कि कितनी कमजोरी आ जाती है जचगी में। मगर नैना ने सन्नो और चंदा को इशारा किया कि उसे बिठा दे। दोनों ने उसे तकियों के सहारे बिठा दिया। प्रणाम रानी सरकार, उसने हाथ जोड़े। खुश रहिए, हम आए बिना रह नहीं सके। हमारे कारण तुम्हें तकलीफ हुई? नहीं रानी सरकार, मेरा सौभाग्य कि आपके दर्शन हुए। आपकी पसंद अच्छी है। वो राजवीर की ओर देखकर मुस्कुरा दी। तुम ठीक हो ना नैना? राजवीर ने पूछा। जी सरकार, आपकी और रानी सरकार की अमानत। उसने दोनों बच्चों को हाथ से छूते हुए कहा। रेवती, देखो तो दोनों को। राजवीर ने एक को उठाते हुए कहा। दूसरे को रेवती ने उठाकर सीने से लगा लिया। बहुत देर तक दोनों बच्चों को प्यार करते रहे और नैना उन्हें देखती रही। उसका मन बच्चों की ओर खींचा जा रहा था। उसका मन किया कि अपने बच्चे उनसे छीनकर अपने कलेजे से लगा ले। अब हम चलते हैं, रेवती ने कहा तो नैना डर गई कि वो बच्चों को ले जाएगी। घबराहट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। घबराओ मत नैना, जब तक बच्चों को माँ के दूध की आवश्यकता है ये यही है। जी, अब हम चलते हैं, फिर आएंगे। बच्चों के होने का जश्न अभी नहीं करेंगे। पहले पंडित जी से पूछेंगे कि क्या और कब कैसे करना है, फिर तुम्हें बताएंगे। अच्छे से खाओ पियो, हम मेवों के लड्डू बनवा कर लाए हैं।
रोज 2 अवश्य खाना। जी रानी सरकार, बहुत बहुत धन्यवाद। नैना ने हाथ जोड़ते हुए कहा। रेवती ने झुककर दोनों बच्चों को प्यार किया। मन नहीं करता दोनों को छोड़कर जाने का। आप ही के हैं रानी सरकार। धन्यवाद नैना, हमें यह सुख देने के लिए। हम आते हैं रेवती को हवेली छोड़कर। राजवीर ने कहा। आप रुकिए ही, हम चले जाएंगे। नहीं, हम आपको हवेली छोड़कर और कुछ काम निपटाकर फिर आ जाएंगे। नैना, ये रुपए हैं, दास दासियों को जितना चाहो अपने हाथों से दे देना, बाकी तो हम देंगे ही जो देना है। फिर रेवती ने दूसरी थैली दोनों बच्चों के सर से घुमाकर दाई को दे दी। वैद्य जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कल हवेली आकर जमीन के कागज ले जाइए, जमीन आपके नाम कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार, आप बहुत दयावान हैं। धन्यवाद नहीं, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए और आज से गांव के हर बच्चे का इलाज आप बिना पैसे लिए कीजिए। पैसे हम देंगे। जो आज्ञा सरकार। वैद्य खुश होकर चले गए। दाई माँ, आप भी यहीं रहिए जब तक हम ना कहें आपको घर जाने के लिए। जी जी, अभी तो मेरी जरूरत है ही, यही है। रेवती बच्चों पर प्यार भरी नजर डालकर निकल गई तो राजवीर भी उनके पीछे चले गए। नामकरण पर पूजा के समय राजवीर बच्चों को लेकर हवेली गए और पूजा के बाद नैना के पास ले आए। क्या नाम रखी है रानी सरकार ने दोनों के? वीर सिंह और धीर सिंह। कैसे लगे नाम तुम्हें? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, जैसे आपके बेटों को होने चाहिए। हम सच में बहुत खुश हैं नैना, जीवन भर तुम्हारे कर्जदार रहेंगे। ऐसा मत कहिए, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। समय अपनी गति से चलता रहा और बच्चे साल भर के हो गए। नैना उन दोनों में ऐसी खो गई कि उसे याद ही ना रहा कि इन पर उसका नहीं रानी सरकार का हक है। वही इन दोनों की माँ कहलाएगी। एक दिन राजवीर ने कहा, नैना, समय आ गया है कि बच्चे रेवती को सौंप दिए जाए। रेवती ने कहा है कि तुम भी हवेली आ सकती हो। नहीं सरकार, मैं कैसे वहां आ सकती हूँ? वो आपका परिवार है और मैं आपकी खरीदी हुई लड़की। मेरा हवेली में जाना ठीक नहीं। आप ले जाइए दोनों को। उसने मुंह घुमाकर आंसू छुपाने की कोशिश की। हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं नैना, परंतु मजबूर हैं। रेवती ने बच्चों के लिए अपने पति को भी दूसरी औरत के साथ देखना मंजूर कर लिया। उनका दिल नहीं दुखा सकते, वो जी नहीं पाएंगी। मैं समझती हूँ, पर हम सदा तुम्हारे साथ हैं जीवन भर। जो दुख आपको आज दे रहे हैं उसकी भरपाई नहीं हो सकती, फिर भी जो तुम चाहोगी हम करेंगे। जानती हूँ सरकार, ले जाइए इन्हें। वो बच्चों को सीने से लगाकर जोर से रो पड़ी। उसे यूं रोता देखकर राजवीर का मन भी थोड़ी देर के लिए कांप गया। आखिर वो एक माँ से उसकी औलाद अलग कर रहे थे। फिर उन्होंने अपने आप को मजबूत किया। सन्नू और चंदा ने बच्चों को उठाया और राजवीर के पीछे कमरे से बाहर निकल गई। नैना को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी। बहुत देर तक वो रोती रही। राजवीर उससे मिलने पहले की तरह ही आते रहे। वो हर तरह से उसका ध्यान रखते। वो चुप रहती, पर उसकी आंखों में राजवीर को दर्द नजर आ जाता। इसी तरह 5 साल गुजर गए। रेवती अब बीमार नहीं रहती थी। बच्चे सारा दिन माँ माँ कहते उसके आगे पीछे घूमते रहते, पर फिर भी उनके मन में नैना को लेकर एक भय बना रहता कि कहीं नैना बच्चों को उनसे दूर ना कर दे, क्योंकि राजवीर नैना के बहुत नजदीक हो गए थे और कभी कभार नैना को बच्चों से मिलवा भी देते थे और नैना भी उनसे मिलकर और बेचैन हो जाती। उसे रेवती के भाई की भी जानकारी चंदा और सन्नो से मिल चुकी थी। आजकल वो काशी से आए सन्यासियों की सेवा में लगी थी। एक दिन छज्जे पर राजवीर और नैना बैठे थे। आज नैना के चेहरे पर कोई बेचैनी नहीं थी। क्या बात है नैना, इतनी चुप क्यों हो? सरकार, आपने कहा था ना कि मैं आपसे जो मांगूंगी वो आप मुझे देंगे। बिल्कुल कहा था, कहो क्या चाहिए? मुझे काशी भिजवा दीजिए। क्या कहा? राजवीर झटके से उठकर खड़े हो गए। जी सरकार, इससे पहले कि मेरे भीतर की माँ और तड़पे, मैं इसे शांत कर देना चाहती हूँ और रानी सरकार को भी भय से छुटकारा मिल जाएगा। और हमें क्यों अकेला छोड़ रही हो नैना? कहाँ है आप अकेले? आपके साथ आपका पूरा परिवार है, आपके बच्चे। रानी सरकार, एक सभ्य इंसान के लिए तो यही सुख होता है, पर हम तुमसे प्रेम करने लगे हैं नैना, और तुम्हारे बिना जीना अब मुश्किल होगा। कुछ मुश्किल नहीं होगा सरकार, मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ, परंतु जीवन इसी का नाम नहीं है। मैं अब काशी में उन बच्चियों का दुख बांटना चाहती हूँ जिनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे और परिवार ने उन्हें काशी में छोड़ दिया है। शायद उसे में मुझे सुख मिल जाए। वो तो तुम यहाँ भी कर सकती हो। नहीं सरकार, मुझे ही जाना है। बस मुझे वहाँ एक छोटा सा मकान चाहिए जो मिल जाएगा। ये भवन आप वीर सिंह और धीर सिंह को दे दीजिएगा। बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि
जाने से पहले हम उनसे मिलना चाहते हैं और ये सभी गहने बेचकर जो रकम मिले वो हमें दे दें ताकि हम मकान ले सके। वहाँ हम तुम्हें मकान ले देंगे नैना, वहाँ भी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। राजवीर की आवाज भर्रा गई थी और आंखों से 2 आंसू गिरकर गालों पे आ टिके थे। ये क्या सरकार, आप इतने कमजोर कैसे हो गए? वो भी मेरे जैसी खरीदी हुई लड़की के लिए? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? नैना अपने आंचल से उनके आंसू पोंछकर उनके सीने से लग गई। राजवीर ने उसे यूं बाहों में जकड़ लिया जैसे उसे अपने में समा लेना चाहते हैं। मत जाओ नैना, सरकार इस तरह मत कहिए, मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती, मेरे जीवन की मंजिल अब यही है। नैना, काश हमने तुम्हें वचन ना दिया होता, तब हमने सोचा भी ना था कि कभी तुम कुछ ऐसा मांग लोगी। सुनो, हम रेवती से बात करते हैं, हम उन्हें मनाकर तुमसे विवाह कर लेंगे। नहीं नहीं सरकार, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैंने तो सुना था कि जमींदार राजवीर बहुत मजबूत है, चट्टान की तरह। इन 6 सालों में मैंने बहुत सुख पाया है। अब बाकी का जीवन आपके और आपके परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करने में बिताना चाहती हूँ। बस मुझे आज्ञा दीजिए। जाने से पहले एक बार आपको आपके परिवार के साथ देखना चाहती हूँ, इसलिए बस पहली और आखिरी बार हवेली आने की आज्ञा दीजिए, बस थोड़ी सी देर के लिए। नैना अब राजवीर से सहा ना गया और वो रो पड़े। नैना उनका सर अपने सीने से लगाकर उनकी पीठ सहलाती रही। 4 दिन बाद भोर में ही सभी सन्यासी काशी की ओर वापसी कर रहे थे। नैना ने भी उन्हीं के साथ जाने का फैसला कर लिया था। अपने लिए उसने भगवा रंग के 5 सूती जोड़े बनवा लिए थे। एक जोड़ा पहनकर बाकी को उसने एक गठरी में बांध लिया था। एक तांबे का लोटा और कुछ नीम की दातून के सिवा भवन से उसने कुछ भी ना लिया था। सभी गहनों की उसने एक पोटली बनाई और भवन में सभी दास दासियों को हाथ जोड़कर वो हवेली की ओर चल दी। सभी सन्यासी भी उसके साथ हो लिए थे। सरकार और रानी सरकार से कहिए कि नैना आई है। उसने हवेली के दरवाजे पर खड़े दरबान से कहा। जी, वो सभी आंगन में ही है। सरकार ने कहा था कि आपको रोका ना जाए। धन्यवाद, परंतु ये सभी हमारे साथ हैं। जी, वो जानते हैं। नैना ने सभी सन्यासियों के साथ हवेली में पहला और आखिरी पांव रखा। सामने ही राजवीर, रेवती, वीर सिंह और धीर सिंह मौजूद थे। नैना उन्हें देखकर मुस्कुराई और उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। भगवा जोड़े में सर को भगवा दुपट्टे से ढके नैना राजवीर के सामने थी। राजवीर ने उसे भीगी हुई आंखों से देखा, फिर रेवती को। रेवती की आंखें भी भीगी हुई थी। आओ नैना, पहली बार हवेली आई हो, मगर इस तरह जाने से पहले आप सभी को देखने की लालसा त्याग नहीं पाई। क्षमा चाहती हूँ। ऐसा मत कहो नैना, मत जाओ, यहीं रहो इसी हवेली में। रेवती ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ लिए। क्षमा चाहती हूँ रानी सरकार, आज्ञा लेने आई हूँ आपसे। ये गहने हैं, इन्हें रख लीजिए। इन्हें क्यों मुझे दे रही हो? अपने पास रख लो नैना, अब ये मेरे किसी काम के नहीं है रानी सरकार। इन्हें वीर सिंह और धीर सिंह की पत्नियों के लिए रख दें, अगर आपको उचित लगे। उसने आगे बढ़कर दोनों बच्चों के सर पर हाथ फिराते हुए कहा। रेवती और राजवीर की आंखें फिर से भीग उठी। सरकार, मैंने सुना है कि मेरे चाचा का परिवार मजदूरी करके जी रहे हैं करिश्ता गांव में। उन्हें बुलाकर उनकी जमीन उन्हें दे दीजिएगा। मैंने उन्हें क्षमा किया। नैना, हम ऐसा ही करेंगे। धन्यवाद। आप सभी बैठिए, नाश्ता करके ही निकलिएगा। रेवती ने सभी सन्यासियों को हाथ जोड़कर कहा। नहीं पुत्री, अब हमें निकलना चाहिए। अब निकलेंगे तो रात ढले अगले किसी गांव तक पहुंचेंगे। बस थोड़ा सत्तू और गुड़ अगर हो तो बांध दो, हम रास्ते में ही नाश्ता कर लेंगे। जी। रेवती स्वयं रसोई की ओर गई और कुछ पोटलियां सत्तू और गुड़ की बना लाई, जिसे अपने हाथ से सबको दिया। नैना को पोटली देते समय वो फिर से भावुक हो गई। मत जाओ नैना, हमें इस ग्लानी में धकेल कर। रानी सरकार, अगर आप ऐसा सोचेंगी तो ग्लानी मुझे होगी। आप ही रोकिए ना नैना को। रेवती राजवीर का हाथ पकड़कर बोली। राजवीर जैसे ही नैना की ओर बढ़े, नैना ने हाथ जोड़ लिए। वो वहीं ठिठक गए। अब आज्ञा दीजिए। नैना ने आगे बढ़कर राजवीर के चरण पहली और आखिरी बार छुए। नैना, चलिए। नैना ने गठरी अपने कंधे से लटकाकर सन्यासियों से कहा। सबने हाथ जोड़कर रेवती और राजवीर से विदा ली और हवेली से बाहर आ गए। रेवती और राजवीर भी उनके पीछे पीछे बाहर आए और वहीं खड़े होकर नैना को दूर तक जाते देखते रहे। नैना ने जूती भी त्याग दी है। रेवती ने ठंडी सांस लेते हुए कहा और राजवीर दूर जाती नैना के नंगे पांव देखते रहे। नैना ने मुड़कर नहीं देखा और कुछ ही देर में वो उनकी नजरों से ओझल हो चुकी थी, फिर कभी दिखाई ना देने के लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।
कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।